So dear student, welcome to my class. In today's class we will discuss law of multiple proportion. हम अपनी इस सीरीज में एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। हमारा ये डिस्कशन उसी सीक्वेंस में है जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो आज हम पढ़ते हैं वो कैसे पाया या वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो बिफोर स्टार्ट अवर क्लास आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं। इससे पहले मेरे इसी चैनल पे 2 सीरीज़ और आ चुकी हैं, जिसमें पहली सीरीज़ केमिकल बॉन्डिंग पे है और दूसरी सीरीज़ फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस है, और ये मेरी तीसरी सीरीज़ है जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आपको बता रहे थे लास्ट सेशन में कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आने से पहले लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी बता दिया गया था। तो इन सब के देखते हुए डाल्टन ने सबसे पहले साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी प्रोड्यूस की थी या पॉस्टुलेट की थी। तो वो थ्योरी जॉन डाल्टन के नेम पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन एटॉमिक पॉस्टुलेट के नाम से जानी जाती है। तो उस तक पहुंचने के लिए जो चीज़ें हुई उसको पहले हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम अगले सेशन में देखेंगे कि कैसे जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पॉस्टुलेट हुई या उसके पॉस्टुलेट्स क्या क्या थे। तो अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो जोसेफ प्राउस्ट थे उन्होंने 1797 में जो डाल्टन की थ्योरी आई थी वो अराउंड 1803 के बीच में आई थी। उसी टाइम पे उन्होंने अपने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी पहली टाइम बताया था। तो इन सब की वजह से ये थ्योरी डाल्टन पॉस्टुलेट कर पाए थे जो एटॉमिक थ्योरी कहलाती है। उस वक्त पोजीशन ये थी कि हमें कोई केमिकल स्ट्रक्चर नहीं पता था, हमें ये नहीं पता था कि एटम किससे मिलके बना है या एटम का साइज क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। हमें सिर्फ ये पता था कि कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो जो ये थ्योरीज शुरुआत में डेवलप हुई ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेस पे डेवलप हुई। तो जब डिफरेंट केमिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको जो ऑब्जर्वेशन मिले उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया। तो ऐसा ही एक ऑब्जर्वेशन जोसेफ प्रोस्ट का भी था। उन्होंने ये कहा कि जो कंपाउंड्स बनते हैं तो जब उसमें 2 एलिमेंट्स मिलते हैं या एटम्स मिलते हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, ना कि आर्बिट्रेरी मैनर में कि कोई भी रेशियो में कंबाइंड हो जाए। तो उन्होंने ये कहा कि वो रेशियो एक प्रोपोर्शनलिटी है, यानी वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, आर्बिट्रेरीली नहीं होते, यानी एब्रप्ट वे में नहीं होते। उसके पीछे कोई एक वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है जो उस वक्त भले ही उन्हें ना समझ में आ रहा हो, लेकिन उन्होंने इसको आउटलाइन किया। तो उन्होंने जो इसको वर्ड बाय वर्ड कहा वो ये कहा कि विच ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, विच एक्सप्रेस दैट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स इन सर्टेन वेल डिफाइंड प्रोपोर्शन rather than mixing in just any proportion. That means उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो ये कंपाउंड्स बनते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं एक दूसरे से वो एक वेल डिफाइंड और सर्टेन मैनर मतलब फिक्स मैनर में मिलते हैं, और ऐसा नहीं होता कि बस कि मिक्सिंग हो गई किसी भी प्रोपोर्शन में और वो कंपाउंड बन गया। तो ये जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो इस पे बेस्ड था। उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से वाटर को एनालाइज किया
हर तरह का वाटर उन्होंने एनालाइज किया, चाहे वो सी वाटर रहा हो, चाहे वो रिवर वाटर रहा हो, या अंडरग्राउंड वाटर रहा हो, या जो रेन वाटर है, हर तरह का वाटर उन्होंने एनालाइज किया और डिफरेंट प्लेसेस का किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन पाया? उनका एक ही ऑब्जर्वेशन था कि वाटर चाहे कहीं से भी आए, फ्रॉम एनी सोर्स, यानी उसका सोर्स कहीं भी हो, कहीं से हो, इन दैट वाटर ऑक्सीजन फाउंड इन 8:9 के रेशियो में मिलती है। यहां ये बात क्लियर है कि तब उनको एटॉमिक मास वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सिंपल मास कंसीडर करते थे, वेट कंसीडर करते थे उस सेंस में। तो उन्होंने ये देखा कि कहीं से भी अगर आपने वाटर को एनालाइज किया है तो वो 8/9 रेशियो में उसमें ऑक्सीजन मिली। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन आज हम मॉडर्न डे में ये जानते हैं कि वाटर का वेट 18 होता है और उसमें ऑक्सीजन 16 होती है। यानी प्रैक्टिकल बेसिस पे जो उन्होंने रिजल्ट या उनकी जो फाइंडिंग थी और जो उन्होंने लॉ बनाया, वो लॉ बिल्कुल एप्रोप्राइट आज के समय पे भी निकला। तो इस लॉ की रोशनी में डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने एक और लॉ दिया। उनका लॉ भी जो आया वो एक्सपेरिमेंटल बेस पे था, और उस लॉ, ये तीनों चीजों ने मिलके उनके एटॉमिक थ्योरी को पॉस्टुलेट किया। इसी से मिलता जुलता लॉ डाल्टन्स ने दिया था, और वो डाल्टन के नेम पे ही उसको डाल्टन्स लॉ या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। जो ये लॉ है डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको कभी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी सोर्स से अगर वो कंपाउंड बना है, उस कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट एक कांस्टेंट रेशियो में एक दूसरे से मिक्स होंगे। इससे थोड़ा ऊपर सोचा डाल्टन जी ने। डाल्टन जी ने क्या देखा कि उन्होंने कहा कि अगर दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर हम उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दें या उसको फिक्स कर दें, तो उससे जो सेकंड एलिमेंट मिल रहा है या उससे रिएक्ट होके कंपाउंड बना रहा है, एट दैट टाइम वो यही कहते थे कि कंबाइंड हो रहा है। तो कंबाइंड होके जो वो कंपाउंड बना रहा है, उस कंपाउंड में उन्होंने ये कहा कि वो जो सेकंड एलिमेंट है, वो जो दोनों कंपाउंड में जिस रेशियो में मिक्स होगा, वो रेशियो अगर हम उन दोनों रेशियो को देखेंगे, मतलब फर्स्ट कंपाउंड में सेकंड वाले की क्वांटिटी और सेकंड में सेकंड वाले की क्वांटिटी को अगर हम देखेंगे, तो हमें ये पता लगेगा कि वो एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर के रेशियो में, यानी स्मॉल होल नंबर के रेशियो में वो प्रोपोर्शन आता है। तो उसके लिए उन्होंने उसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिफाइन किया। वहां पे वो स्मॉल होल नंबर में उनको वो प्रोपोर्शन मिला। तो उन्होंने क्या कहा? दैट इफ टू एलिमेंट्स फ्रॉम मोर देन वन कंपाउंड, द रेशियो ऑफ masses of the second element which combines with the fixed mass of the first element will always be ratios of small whole number. That means यहाँ दो चीजें, फिक्स मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और स्मॉल होल नंबर। दैट मीन्स उन्होंने ये कहा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स कर दें, जो अभी मैं आपसे कह रहा था, उसको मास को फिक्स कर दें, और उससे जो सेकंड एलिमेंट मिलेगा, अगर वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उन दोनों कंपाउंड की अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि उस सेम फिक्स्ड मास से जो वो डिफरेंट कंपाउंड में वो सेकंड एलिमेंट मिलेगा, वो आपस में भी होल स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होंगे। तो ये चीज उनके सामने कैसे क्लियर हुई? तो उसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने क्या किया था, दो एलिमेंट लिए थे, कार्बन और ऑक्सीजन।
तो उन्होंने कार्बन को फिक्स कर दिया था और उसके अगेंस्ट में उन्होंने ऑक्सीजन को मिक्स किया था या कंबाइन किया। तो उन्हें जो मिला वो क्या था, वो आप देखते हैं। जो उस समय मिला, जिसके बेस पे उन्होंने ये लॉ प्रपोज किया, वो आज हमें क्या बताता है। तो उन्होंने ये कहा, अगर 100 ग्राम उन्होंने कार्बन लिया तो जो दो कंपाउंड थे उसमें उन्होंने ये देखा कि एक कंपाउंड में 133 ग्राम ऑक्सीजन लगी है और दूसरे में 266 ग्राम ऑक्सीजन लगी है। तो उन्होंने कहा अगर इन दोनों का रेशियो हम निकालें तो 266 अपॉन 133, ये 2:1 का एक रेशियो आता है, जो स्मॉल होल नंबर का रेशियो। ये फ्रिक्शन नहीं आता, स्मॉल होल नंबर का रेशियो आता है। तो इस रेशियो को देख के उन्होंने जो अपना ये लॉ पास किया और भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उससे उनको ये चीज मिली। तो लेटर ऑन आज हम ये जानते हैं कि कार्बन के दो ऐसे कंपाउंड हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इनमें O के मासेस को, या अब तो हम एटॉमिक मास पे बेस पे बात करते हैं, लेकिन अगर O को ही देखें तो ये 2:1 का रेशियो यहाँ मिलता है। ये मॉडर्न डे केमिस्ट्री ने इसको प्रूव करा या ये मिला। तो ये जो दो लॉज थे, ये लॉज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल लॉज थे, जिनको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेस, जो उसकी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे या एक्सपेरिमेंट की जो फाइंडिंग्स थी, उसके बेस पे उन्होंने इसको पॉस्टुलेट किया था और लॉ को प्रपोज किया था। लेटर ऑन 200 साल बाद या 220 साल बाद हम आज ये पाते हैं कि वो लॉज सही थे जो उस वक्त एक्सपेरिमेंटल बेस पे बनाए गए। केमिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें या फिजिक्स में भी बहुत सी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली पहले प्रूव हो गई थी। उसके बेस पे आप एक कंक्लूजन फार्मुलेट कर सकते थे या एक लॉ भी प्रपोज कर सकते थे, लेकिन उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वो लेटर ऑन आया। हमें पता लगने लगा था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस भी होती है, लेकिन हम बहुत दिनों बाद ये बता पाए कि ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज भी इवॉल्व हो रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स इसको दूसरी तरह से डिफाइन करती है। शुरुआत में क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत इसे दूसरी तरह से डिफाइन किया गया। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे सीख पाए, लेकिन हमारी चीज़ें जो रिजल्ट थी या लॉस थे या जो हम थ्योरीज पॉस्टुलेट कर सकते थे, वो पहले हो सकी थी। तो ये लॉस जो आए, इन लॉस ने डाल्टन को एक ऐसा रास्ता बताया, डाल्टन को इन लॉस की हेल्प से और कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हेल्प से उन्होंने जो अपना थ्योरी पॉस्टुलेट की, वो पहली थ्योरी थी जिसको साइंटिफिक थ्योरी माना जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के फील्ड में। यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के फील्ड में वो फर्स्ट स्टेप था। तो आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So dear student, thanks. Have a nice day.